हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं काफ़ी मात्रा पे काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी हैं, तो अब आगे चलेंगे। लिखा लिखाया है, ये नोट्स आपको उस पर भी व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल आप पढ़ोगे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये इसकी विशेषता है। और ये जो बाद में आए वो भी ग्रामीण थे, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था और कुछ विद्वानों ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी माना है। जब हम मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पढ़ेंगे और विशेषताएं बताएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होगा कि इसे कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी माना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित शहरी केंद्र नियोजित शहरी केंद्र था। यह नियोजित तरीके से बसाया गया था, बिल्कुल। तो वही लिखेंगे, यह नियोजित शहर था जो 2 टीलों पर बसा हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि 2 टीले थे। एक ऊंचा था जिस पर दुर्ग वगैरह थे और एक नीचे वाला हिस्सा था जिस पर आम पब्लिक रहती थी, ऐसा माना गया है। तो इससे आर्थिक समानता, जब विषमता पढ़ी थी हमने तब भी पढ़ा था ये। तो यह नियोजित शहर था जो 2 टीलों पर बसा हुआ था। एक टीला ऊंचा व छोटा था जिसे दुर्ग मानते हैं। मैंने कहा था ऊंचे वाले टीले में स्थान कम था। यह टीला मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था, जबकि निचला टीला अधिक बड़ा था या उसका क्षेत्रफल अधिक बड़ा था। दूसरा फिर वही आ गया, एक सुनियोजित निचला शहर। जो निचला शहर था वो भी सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। मोहनजोदड़ो के निचले भाग से सुनियोजित प्रकार से निर्मित किए गए अनेक मकान प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर मकान एक मंजिल के हैं। मैंने बताया था कि आम पब्लिक रहती थी इस इलाके में, ऐसा माना गया है। कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के भी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से घरों के दरवाजे सड़क पर ना खुलकर, यानी मुख्य सड़क पे नहीं खुलते, पीछे गली में खुलते हैं। घरों के बीच में आंगन व चारों तरफ कमरे हैं। तो चारों तरफ जो घर में है वो चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में आंगन है। और मैक्सिमम स्थानों पे, मैक्सिमम इस शहर में जो जगह हैं, जो मकान हैं, उनमें आंगन में कुआं मिला है। तो एक तो ये सिंपल हो गया। अब तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट है सुदृढ़ जल निकास व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली सर्वश्रेष्ठ थी। और इसके बारे में बिल्कुल अलग से एक प्रश्न में भी समझाया जाएगा, फिलहाल यहाँ करेंगे। यहाँ की जल निकास व्यवस्था सुदृढ़ थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियाँ थी। अब देखो, आजकल हम देखते हैं अपने शहरों में तो खैर ढकी हुई हैं, लेकिन गांव वगैरह में आज भी नालियाँ पानी की ढकी हुई नहीं हैं। लेकिन वहाँ देखो, उस टाइम आज से करीब 3700 3750 साल पहले या 4000 साल पहले ये नालियाँ ढकी हुई थी, जो नगर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अब इसकी प्रणाली कैसी थी वो जल निकास प्रणाली में अलग से पढ़ लेंगे, कैसे कैसे कार्य होता था, कहाँ से पानी कहाँ को जाता था। उसके बाद सड़क निर्माण। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 33 फीट तक होती थी। देखो, सड़कें जो थी वो सारी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे। और जो सबसे चौड़ी सड़क है वो 33 फीट की है, और जो छोटी सड़क है, बीच वाली से हम गली कह रहे हैं, वो 9 फीट की है। इसके लगभग सभी हैं। वैसे पॉइंट में है वो, लेकिन फ़िलहाल अप्रोक्सीमेट लिखवा दिया गया है। कुछ विद्वानों ने 33 फीट की सड़क को राजकीय सड़क माना है। ऐसा माना गया है कि जो 33 फीट चौड़ी सड़क थी वो राजकीय मार्ग था, और उसी के माध्यम से सारी जो राजकीय कार्य होते थे, राजा गुजरता था, परेड निकाली जाती थी, या ये सब इसी के थ्रू होते थे। अगला है सार्वजनिक स्नानागार। ये 2013 में अलग से भी पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार के बारे में बताइए। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बता दिया था, तो दोबारा से कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो से 30 फीट लंबा, मैंने पहले मीटर में बताई थी लंबाई आपको, 30 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा व 8 फुट गहरा एक सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसके चारों ओर जल तक पहुंचने के लिए इसके चारों ओर जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जिसका कल फोटो उपलब्ध भी कराया था आप लोगों को। ये वही है, सीढ़ियों के बारे में बता दिया गया था। इसमें पानी पास बने हुए कुओं से आता था। पानी बाहर निकालने की भी समुचित व्यवस्था थी। जब पानी गंदा हो जाएगा तो बाहर भी निकालने की व्यवस्था थी। स्नानागार के ऊपर छोटे छोटे कमरे बने थे जो कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके बारे में भी कल समझा दिया गया था। तो सार्वजनिक स्नानागार को 2 नंबर के लिए भी तैयार करके रखना अच्छे से, ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है अलग से। अगला है अन्नागार।
यहाँ की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। यह 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है, जिसे हम गोदाम भी कह सकते हैं आजकल के टाइम में ना। यहाँ आसपास के स्रोतों से प्राप्त खाद्यान्न को भरा जाता था। इससे यह भी पता चलता है कि मोहनजोदड़ो एक उपजाऊ क्षेत्र था। अगर इतना बड़ा अन्नागार वहाँ है, वहाँ गेहूँ चावल या कुछ भी हम रखते हैं, अन्न रखते हैं, खाने की चीज़ रखते हैं, तो वो खेतों में ही तो उगाया जाता होगा। और खेतों में अगर इतना अन्न चाहिए तो इसका मतलब व्यापक मात्रा पे वहाँ कृषि भी, खेती भी होती थी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और अब अगला करेंगे लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक केंद्र। यहीं तक करेंगे बस अभी इस प्रश्न में। मोहनजोदड़ो एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यहाँ से अनेक मूर्तियाँ, मृदभांड, सूती कपड़े के अवशेष, पशुओं की अस्थियाँ, आदि शिव व मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। अब देखो संस्कृति क्या थी यहाँ, ज़बरदस्त थी। यहाँ से अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, मैंने कल बताया था मातृ देवी की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। मृदभांड मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। अलग अलग पढ़ाएंगे तो पता लगेगा कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, उसके बारे में डिटेल से। पशुओं की अस्थियाँ, आदि शिव के बारे में कल अलग से बताया गया था कि ये शैववादी थे, इससे पता लगता है। वह मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। मातृ देवी की प्रतिमा का मतलब ये है कि यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, ये विशेष ध्यान रखना है। बस लास्ट में करके 6-7 पॉइंट हो जाएंगे। अगर 5 या 7 नंबर में भी आता है तो लास्ट में लिख देंगे। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो एक विशिष्ट, सुनियोजित व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगर था। फिलहाल जो लिखा था वही बता दिया है मैंने, और फिलहाल इतना ही करना है। बाकी अगला क्वेश्चन बाद में करा देंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।